सलाम करने में कुछ जाता नहीं है। आप जा रहे हैं, कोई भाई मिल गया, अगर आपने सलाम कर दिया, ये बहुत बड़ी चीज होती है। वो ऐसा व्यक्तित्व जो बनारस की सरजमी से संघर्ष करते हुए आज राष्ट्रीय चिकित्सक आया हुआ, जिसका जो है गुणगान पूरे समाज में एक एक व्यक्ति में यह व्याप्त है। अभी हमारे भाई शालिग्राम ने कहा, अहंकार की बात कहा। अहंकार प्रभुता पाए का उम्मत नहीं, लेकिन वहीं पे लिखा है कि भर कहीं हो न राजमत विधि हरिहर पर पाए। हमारे मंत्री जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि अहंकार कहीं से नहीं, कहीं से टच ही नहीं कर पाएगा। मैंने इनका व्यक्तित्व देखा, इनकी बेबाकी सुनी है। इन्होंने नफा और घाटा का जो है कभी सौदा नहीं किया है। जो बात हुआ है वो बेबाकी से इन्होंने किया है। इन्होंने जो है सत्ता में रहते हुए सत्ता की कुर्सी को भी लाता है। तो ऐसे व्यक्तित्व को कभी जो है अहंकार नहीं आता है। भाई शालिग्राम, मैं ज्ञाने भूमिका न बातें भूमिका तो उनकी बांधी जाती है जिनकी भूमि नहीं होती है। माननीय मंत्री जी की तो भूमि हमारी उत्तर प्रदेश से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में है, पूरे भारतवर्ष में व्याप्त है। मैं ऐसे मंत्री जी को आपके बीच में पाकर मैं तो गदगद हूँ और आपसे भी निवेदन करूंगा कि इनकी बात को जो है बहुत ही शालीनता से सुने, तन्मयता से सुने। आदरणीय मंत्री जी, एक बार सब लोग मिलकर नारा लगाइएगा, मेजर राम जी अमर रहे, मेजर राम जी अमर रहे, मेजर राम जी अमर रहे। आज स्वर्गीय मेजर राम जी राजभर जी के पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पर विराजमान नेतागण, सामने सम्मानित साथियों, गायक साथी, संचालक महोदय, दोस्तों, बहुत सी बातें मेजर साहब ने हमारे आपके बीच में छोड़ के चले गए। आज हम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। पुण्यतिथि मनाने का मकसद है कि उनके विचारों को, जो उनके विचार अधूरे पड़े हैं, उसको पूरा करने के लिए हम सब मिलकर के संघर्ष करें, तभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जब मैं पहली मुलाकात मेजर साहब से हुई तो मेजर साहब ने हमसे मजाक किया कि लोग कहते हैं कि आप बहुत लूटते हो। हमने कहा घबराइए नहीं मेजर साहब, आपको भी हम अपने मन में हमने कहा वो समय आ रहा है। और जब फिर मेजर साहब को मैंने जिलाध्यक्ष बना दिया, एक दिन मिले तो हमने कहा कि हमने भी मजाक में कहा कि मेजर साहब अब आप तो जिलाध्यक्ष है, पूरा जिला लूट रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि नेताजी ऐसी जिम्मेदारी दे दिए हो कि आलू बेच के चलना पड़ रहा है। हम कहे अब आप सोचिए कि हम क्या क्या झेले हैं, हमने क्या क्या झेला है वो तो हम जानते हैं। आप एक जिले में आप चल रहे हैं तो आपको आलू का भी पैसा घर का जो घर परिवार के लिए होता है उसको भी आपने पार्टी में लगा दिया। तो आप समझ सकते हैं भाई, ऐसे ही झूठा को कहते हैं। हम कहे नहीं, वो सब सच्चों कहते हैं, उसके गवाह तो आप खुद हो गए। आपने आलू तक बेच दिया। और इतना कहूंगा कि उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब हमारी उनकी वार्ता हुई तो वार्ता में उन्होंने कहा आप क्या करना चाहते हो? हम कहे आप क्या चाहते हो आप बताओ। मेजर साहब ने कहा कि समाज में शिक्षा नहीं है, जिसके वजह से लोग परेशान हैं। हम कहे तो चलो उसी की लड़ाई को लड़ा जाए कि समाज में कैसे बेहतर शिक्षा हो, इसके लिए लड़ा जाए। तो उन्होंने कहा करना क्या होगा? हमने कहा करना कुछ नहीं है, बस समाज में जागृति पैदा करना है। जैसे रसरी आवत जाते सिर पे करत निशान, उसी तरह समाज में जहां भी मंच लगे, चौपाल लगे, वहां इस बात को जरूर कहिए कि शिक्षा शेरनी के दूध के समान होता है।
जो शिक्षा रूपी दूध को पी लेता है वह शेर की तरह दहाड़ता है, जो नहीं पी पाता है वो जानवर की तरह दर ठोकर खाता है। इस बात को हर चौपाल चट्टी पर आप बताइए। उन्होंने कहा कि तो बहुत अच्छी बात है। हमके देखिए, जब आप इसको कहने लगेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा। आज हम लोगों के बीच में मेजर साहब नहीं है और अपने अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, हम लोगों ने प्रयास किया, पार्टियों ने प्रयास किया, सरकार ने प्रयास किया। आज शिक्षा, आज के 20 साल पहले और आज 20 साल के बाद शिक्षा में बड़ा सुधार हुआ है। विश्राम भाई, शिक्षा में काफी कुछ आपने प्रयास किया, कुछ हमने प्रयास किया, सब लोगों ने प्रयास किया। आज जो रिजल्ट है, हर माँ बाप के मन में ये बैठ गया है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। ये हर माँ बाप के दिमाग में बैठ गया है और वो सोचता है कि हम अच्छी शिक्षा बच्चों को अपने कैसे दिलावें। फिर मेजर साहब ने कहा कि शिक्षा तो महंगी होती जा रही है। हमने कहा घबराइए नहीं, शिक्षा महंगी होती जा रही है तो उसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा। संघर्ष करिए। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, मैंने उनको बताया कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि फ्री देना है समाज को तो शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री दो। तो चलो हम आप मिलकर के सबको लेकर के आगे गति बढ़ाएं। एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा कि गरीबों को, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम सरकारों को करना पड़ेगा। और साथ ही मेजर साहब नहीं है, मुझे बताते हुए खुशी है, उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। 18 मंडल में अटल आवासीय विद्यालय खुले, जिसमें आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो मजदूरी करता है, मनरेगा में काम करने वाला, दिहाड़ी करने वाले बच्चे उसमें एडमिशन लेते हैं, उसमें एडमिशन लेते हैं। जो सपना मेजर साहब का था, उस सपने को साकार करने के लिए मैंने देखा कि आप कुछ करिए, उसका रिजल्ट आएगा। और वो चीजें जब मैं अध्ययन करता हूं, सरकार में हूं, जब सरकार के बीच वार्ता होती है कैबिनेट में, तो मंशा है कि जो सपना मेजर साहब का था, उन गरीबों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए जिले स्तर पर अटल आवासीय विद्यालय बनने जा रहा है। जिले पर बनेगा ये सपना। क्योंकि हम आप बोलते हैं तो हम आप सोचते हैं कि इसका असर नहीं, हम आप यहां बोलते हैं वो लखनऊ दिल्ली सुनाई देता है। हम लोग यहां बोल रहे हैं, लखनऊ दिल्ली सुनाई देता है। इस नाते साथियों, जो सपना शिक्षा के प्रति, आप देखिएगा आगे क्या क्या होता है। अभी कुछ साथियों से हमारी बात हो रही थी, करीब 8 दिन पहले मैं लखनऊ था, बातचीत हो रही थी, अच्छे लोग थे, बात हो रही थी शिक्षा के सवाल पे। मैंने कहा कि भाई देखो, एक पहल तो हो रही है लेकिन दूसरी पहल हमको आपको भी करना चाहिए। जैसे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम कहीं भी चौपाल में जाएं, मीटिंग में जाएं, जनसभा में जाएं, रैली में जाएं, इतना जरूर करें कि साथियों आपको बता दूं कि निश्चित है कि मंच पे बोलने वाले लोग तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन नीचे बैठे हुए लोग इसकी बात को पकड़ लें, ये वो बताते हैं। मैंने भी सुना, जैसे माइक पर बहुत लोग बोलते हैं धीरे, तो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन साथियों उसी मंच पर 2 मिनट में अगर कोई अच्छी बात कह देता है तो वही भीड़ कहती है कि इसको और बोलने देना चाहिए, सब समय इसको नहीं दिए। ये चीजें जनता से आती है। तो जो सपना शिक्षा के प्रति था, वो सपना साकार हम लोग लग करके कर रहे हैं। निश्चित है कोई भी सरकार आएगी, अब तो एक रास्ता बन रहा है, उस रास्ते पर सबको चलना पड़ेगा। जो रास्ता बन गया, अगर सिंगल सड़क थी, अगर हम बात करें पूर्व की सरकारों में, तो उसके बाद जो पहली सरकार थी, उसके बाद दूसरी सरकार आई, डबल कर दिया। तीसरी सरकार आई, 4 लेन कर दिया। चौथी सरकार आई, 6 लेन कर दिया। 5वीं सरकार आई, एक्सप्रेसवे बना दिया।
ये तो कुदरत का कानून है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो संविधान है, उस संविधान से हट करके कोई माई का लाल 1 इंच भी इधर उधर नहीं जा सकता है। ये हमने संविधान को पढ़ा हूं और सत्ता में रह करके आप लोगों के आशीर्वाद से मैं देख रहा हूं। मुझे वो दिन याद है जब मेजर साहब कोरोना के शिकार हुए। मैंने कहा कि आप हॉस्पिटल जाइए। कहा नहीं नहीं, हम दवाई कर रहे हैं। हम क्या नहीं, आप जाइए, मैं डॉक्टर को फोन करता हूं, आप वहां जाइए। है डॉक्टर गए। मैंने कहा कि मैं आ रहा हूं। कहा नहीं, आप जाइए, मीटिंग करिए, शाम को मिलिएगा। मैं शाम को जब लौटा 8 बजे 7 बजे मैंने फोन किया। फोन करने के बाद उनके बेटे वहां थे। उन लोगों ने कहा कि बात कराया, तो हमसे कह रहे हैं कि हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत आइए, आप थक गए, आप जाइए आवास पर। मैं जब आवास पर पहुंचता हूं, जो अंदर घुसता हूं, क्यों उनके बेटों का फोन आया कि पिताजी की हालत बहुत सीरियस है, डॉक्टर साहब से बात करिए। मैंने डॉक्टर संजय जी को फोन किया, तुरंत वो पहुंचे। और ऊपर वाले की माया, एक न एक दिन सबको जाना है, कोई आज, कोई कल, कोई परसों। कोई यहाँ अमृत का घड़िया पी करके नहीं आया है। हम सबको एक दिन जाना है। इस नाते हम कुछ ऐसा करके जाएं कि मेजर राम जी की तरह लोग याद करें, ताकि मरने के तो लोग डेली मर रहे हैं। आंकड़ा आप उठा कर देखेंगे। मैं आजमगढ़ से चला, 4 फोन आया। मोटरसाइकिल से 2 बच्चे 8:30 बजे एक्सीडेंट में मर गए। फिर मैं आगे बढ़ा, आग लगी हो गई, उसमें 2 आदमी जल गए। फिर मैं आगे आया, फोन आ रहा है, एक्सीडेंट हो गया है, एक की हालत खराब है, एक की डेथ हो गई। मैं सोच रहा हूं कि इतने जल्दी जल्दी हमारे पास फोन आ रहे हैं, तो प्रदेश में 25 करोड़ आबादी है, वहां क्या हाल होगा। जो लखनऊ बैठा हुआ हेडक्वार्टर पर है, जो प्रदेश की खबर रखता होगा, जो दिल्ली बैठा हुआ व्यक्ति देश की खबर रखता है, उसके यहाँ कितनी सूचना जाती होगी। तो साथियों, हमारा कहने का तात्पर्य, मेजर साहब के कृतित्व और व्यक्तित्व को हम सभी लोग जानते हैं, और भारतीय समाज पार्टी से ज्यादा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा के लोग जानते हैं। इस नाते तो उनका व्यवहार पार्टी से हट करके था। पार्टी के साथ खड़े थे, लेकिन व्यवहार सबके साथ रहा। और जो उन्होंने गाजीपुर में जिलाध्यक्ष करके लिया, अब उस तरह का कोई माइकलन पैदा नहीं हो सकता जो मेजर साहब जिलाध्यक्ष करके गए। मैं खुद आश्चर्य रहता था जब मैं फोन करता था कि मेजर साहब वहां घटना हो गई है, तो कहते थे मैं वहां से लौट आया हूं। चाहे वो दिलदार नगर का क्षेत्र हो, चाहे सादात का क्षेत्र हो, चाहे जखनिया का हो, चाहे सैदपुर का हो, जहूराबाद तो मान लीजिए देखते ही थे, लेकिन पूरे जिले में उनकी एक छाप थी। चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, सभी लोग उनकी इज्जत करते थे। इस नाते करते थे कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके शिष्टाचार एक चीज, साथियों, शिष्टाचार सबसे करते थे। सलाम करने में कुछ जाता नहीं है। आप जा रहे हैं, कोई भाई मिल गया, अगर आपने सलाम कर दिया, ये बहुत बड़ी चीज होती है। आप सोचते हैं कि सलाम हमने कर दिया तो हम छोटा हो गए। वो व्यक्ति कहेगा देखो भाई, ये व्यक्ति बहुत अच्छा आदमी है, कम से कम सबको सलाम दुआ करता है। आज उसी कड़ी में हम लोग मेजर साहब की चर्चा कर रहे हैं ना, कि मेजर साहब सबसे मिलते थे, सबसे जो बात करते थे, लेकिन अपनी पार्टी अपनी जगह और व्यवहार अपनी जगह। तो हमको आपको मेजर साहब के कृतित्व और व्यक्तित्व सीखने की जरूरत है। और मुझे तो खुशी इस बात की है कि उनके परिवार की तरफ से, उनके परिवार के लोगों की तरफ से जब सूचना मिलती है, हम लोग कभी कभी ये होता है कि व्यस्तता की वजह से तारीख नहीं याद रहती है, तो तुरंत सूचना मिलती तो हम लोग सबको फिर हम लोग कहने लगते हैं कि भाई देखो उस दिन सबको चलना है, सारा काम बंद करो,
लेकिन हम लोगों को वहां चलना है। और हम सभी लोग कोशिश करते हैं कि हाँ, मैं जब कल परसों मुख्यमंत्री से कहा कि हमारे जिलाध्यक्ष की डेथ हो गई है, उनकी पुण्यतिथि है, मुझे जाना है, यहाँ इतनी गर्मी में, हमने कहा जब आप गर्मी में पैदल चल सकते हो, आप यात्रा निकाल सकते हो पद यात्रा, तो हम गर्मी में वहां नहीं जा सकते। आप तो एक मुख्यमंत्री हो, हेलीकॉप्टर से जाते हो, उतरते हो, फिर वहां जुगाड़ रहता है। लेकिन हम लोग भी वही काम करते हैं जो आप कर रहे हैं। ये फर्क इतना है कि आप सीनियर हो गए हम लोगों के टीम में, हम लोग जूनियर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों से इतना कहूंगा कि देखिए, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं एमएलए बना, मिनिस्टर हूं। दो चीजें मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी धर्म का हो, किसी पार्टी का, उससे मतलब नहीं। अभी जैसे दो साथियों का हमको एस्टीमेट मिला, 3 पेपर हम चाहते हैं, सरकारी हॉस्पिटल या सरकार का पैसा लेने वाला अधिकृत हॉस्पिटल, उससे एस्टीमेट, तहसील से आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की फोटोकॉपी। ये भी बात मैंने मेजर साहब से सीखा। उन्होंने कहा कि दवाई में बहुत रुपया खर्च होता है। मैंने कहा सत्ता में जब चला जाएगा तो उसकी भी दवाई हम लोग बनाएंगे। 3 पेपर हम मांगते हैं। जिस दिन हमारे पास पेपर आता, दस्तखत करता हूं, जिस दिन इमरजेंसी है तो 5 दिन में रुपया हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जनरल है तो 10 से 15 दिन में रुपया हॉस्पिटल पहुंचा करके उस व्यक्ति का इलाज फ्री कराने का काम करते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि 9 साल के ऊपर हो रहा है और 9 साल में वर्क डे में कोई दिन ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री के ओएसडी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी से लेकर के मुख्यमंत्री तक, सदन में मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि गरीबों के प्रति अगर कोई मेहनत से पैसा एकाधिन से निकाल करके देने में सबसे ज्यादा 403 विधायकों में सबसे ज्यादा रुपया अगर कोई दिया है तो ओम प्रकाश राजभर ने दिया है। मुख्यमंत्री ने सदन में बोला 403 विधायकों के बीच में। इस नाते मैं आप लोगों से कहूंगा कि कोई भी हिताई नताई गांव आसपास, ये जहूराबाद ही नहीं, पूरे 75 जिलों में मैं देता हूं, यही नहीं देता हूं। मैं मैनपुरी में इसे भाषण दे रहा था, 3 आदमी खड़े हो गए। हमने कहा कि भाई ये क्यों खड़े हो गए? तो कह रहे कि हमको एक कह रहा कि 2.5 लाख मिला, एक कह रहा कि 2 लाख मिला, एक कह रहा कि 4 लाख मिला। हम कहे चले आओ, तो बुला करके माइक पर हमने कहा कि कब पैसा मिला? तीनों से माइक पर बुलवाए, तो लोगों ने कहा पैसा मिला हम लोगों को। और मंत्री जी के हम लोग गए थे, हम लोगों को जान पहचान नहीं था, लेकिन मंत्री जी ने हम लोगों को पैसा दिलवाया। आज हम लोग ठीक है इलाज करा करके। तो इसका भी लाभ, पैसा भी एकाधिन कोष में पड़ा हुआ है, हमको कागज देंगे, वहां से पैसा हम निकलवा करके पहुंचाने का काम करते हैं। और 9 साल में समझिए कि 20 करोड़, लगभग 21 करोड़ रुपया होने जा रहा है। कहना तो बहुत आसान है 21 करोड़ रुपया, लेकिन बड़ी लंबी रकम होती है। और अभी मेजर साहब जो चलते थे, इनकी भी हमसे कहते थे कि नेताजी एमएलए है, सड़कें खराब हैं। हमका घबराओ नहीं, जो व्यवस्था हमको मिल रही है उस व्यवस्था में एक भी रुपया किसी संस्था को नहीं दूंगा। जो जनता का पैसा है जनता के हवाले करता रहूंगा, ये हम आपको वचन देते हैं। और आज कोई माई के लाल ये नहीं कह सकता कि किसी विद्यालय में किसी संस्था को 100 रुपया में दिया। सारा का सारा रुपया जो आता है वो निर्माण काम में चला जाता है। क्योंकि मेजर साहब से जो बात हमारी हुई, इनकी मंशा थी, एक सड़क बहुत पुरानी थी, मर्दा कासिमाबाद 14 किलोमीटर। पिछली बार भी हम प्रयास किए, नहीं हो पाया। इस बार हम लोगों ने प्रयास किया और 38 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया, काम भी चालू हो गया। उधर बहादुरगंज बाईपास और बहादुरगंज एक लिंक मार्ग था, उसमें भी 4 करोड़ 81 लाख रुपया सैंक्शन। तो जो उनकी मंशा थी उस पर हम लोग काम कर रहे थे। और कोई गांव जहूराबाद में हम समझते हैं कि 90% गांव में विधायक निधि से, विधायक के प्रयास से काम हुए।
90% गाँव में। और मेजर साहब एक बात कहते थे, बहुत अच्छी बात कहते थे, या नेताजी इतना काम होता है विरोध काहे करते हैं? हमके अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो आप बताओ उनको वोट कौन देता? अगर हमारा विरोध विश्राम भाई नहीं करेंगे, विश्राम भाई का विरोध हम नहीं करेंगे, पार्टी है ना, तो पार्टी के नाते विरोध होता है। अगर विश्राम भाई कहें कि नहीं ओम प्रकाश जी बहुत अच्छा काम करते हैं, तो जब वोट मांगे जाइए तो कहेंगे जब वह बढ़िया करते तू का करे वोट मांगा। एक उदाहरण में हमको बताया कि क्या यही बात होती है? हम कहा यही बात होती है। सरकार के खिलाफ जो रहता है वो सरकार के खिलाफ बोलता है, जो सत्ता में रहता है वो सत्ता के पक्ष में बोलता है। इस नाते आप घबराइए नहीं, उसकी जरूरत है। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, उनकी जरूरत है। जब वो कुछ बोलते हैं तो हम और तेजी से काम करते हैं। हमारा विरोध नहीं हुआ, मैं आपको बता दूंगा जो बहुत अच्छी बात, हमारा अगर विरोध नहीं हुआ होता तो आज ओम प्रकाश राजभर मिनिस्टर नहीं बना होता। सोच लीजिए, उनसे प्रेरणा लिया। उन्होंने कहा कि ये प्रधानी नहीं जीत सकता, प्रधानी जीत लिया तो कहीं जिला पंचायत नहीं बनेगी, पत्नी को जिला पंचायत बना दिया, तो कहीं एमएलए नहीं बन सकता। हमने बसपा को तलाशा, चुनाव भी लड़ा, हार गए। हमने कहा सब टिकट मांगने में झगड़ा है, चलो समाज को जगाया जाए, जगा करके खुद लड़के अपने पौरुष पर चला जाए, तब बोलने में मजा आएगा। विधायक बन गए, तब विरोधी करें कि भी मंत्री न बने, मंत्रियों बन गए, तो तब विभाग बढ़िया ना मिली। अब पंचायती राज से बढ़िया विभाग कौन है? अल्पसंख्यक कल्याण, हज विभाग, वक्फ बोर्ड, 3 विभाग उधर, पंचायती राज में 3 विभाग। एक विभाग मिला तो कहीं चला नहीं पाएगा। अब चला रहे हैं तो कह रहे कि चुनाव नहीं करा पाएगा। तो विरोधी का काम तो विरोध करना। अब हम क्या करें? जब हाई कोर्ट में जाकर के रिट दाखिल कर दिया तो अदालत से तो बड़े हम हैं नहीं। अब अदालत का जो फैसला आएगा, राज्य निर्वाचन आयोग से मतपत्र छपवा करके सभी जिले में पहुंचा दिया गया है और वोटर लिस्ट का प्रकाशन हो गया है। वो तो आप जो देख रहे हैं कि 10 तारीख बढ़ा दिया है, वो तो कोर्ट की वजह से वो डेट बढ़ रही है। कोर्ट आज फैसला दे, मैं बता दूं कि 24 घंटे के अंदर चुनाव का ऐलान करा देंगे। हम कह रहे हैं बस सत्य कोर्ट का फैसला आएगा तब, तो वहां तो हम बच गए हैं कोर्ट की वजह से। तो इस नाते साथियों, हमारा कहने का तात्पर्य है कि देखिए जो बात हमें मेजर साहब से सीखी, आप लोगों से सीखी, हम एक ही बात सीखे हैं कि पीछे 2 कदम जाओ लेकिन आगे 4 कदम जाओ। पीछे के लिए इतिहास को पढ़ो और आगे बढ़ते रहो। और आज हम तो कह रहे हैं कि जिस तरह हनुमान चालीसा लोग पढ़ते हैं, किसी को भूत सताता है तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। मेजर साहब ने कहा कि अब नेता अच्छा ये बताओ आपको गरियाते काहे लोग हैं? हम तो गरियाते इस नाते कि हमारा नाम लेते हैं, गाली देते नाम लें, चाहे अच्छे से नाम लें, नंगा तो ले ही रहे हैं ना। हनुमान जी को जैसे भगवान को नहीं गरियाते हैं लोग, गुस्साते हैं तो गरियाते हैं, खुश होते हैं तो अच्छे से नाम लेते हैं। तो उसी तरह मैं तो आज देख रहा हूं, मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि ओम प्रकाश को गाली देने वाले लोग क्या क्या नहीं पा गए, गाली दे के पा रहे हैं। तो कम से कम इतना तो पावर है ना। और ये जान लो साथी कि कोई भी व्यक्ति सूखा पेड़ पर चक्का नहीं मारता है। बगीचे में जो मीठा आम का फल होता है विश्राम भाई, सबसे ज्यादा चक्का उसी पेड़ पे लगता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। बगीचे में अगर 10 पेड़ है और 9 पेड़ खट्टा है तो उस खट्टे पेड़ पर वही लोग चक्का मारेंगे जो दाल में आम डालने की कोशिश करेंगे। हाँ, कम लोग हैं, लेकिन जो मीठवा आम होता है तो उसमें तो सभी लोग मार देते हैं, चलो लाइजा काटते। तो खैर उससे कोई बात नहीं, वो तो कम से कम प्रचारक करते हैं। मैं एक जगह था, क्योंकि चाणक्य नीति मैंने पढ़ी है, चाणक्य नीति करके मैंने मेजर साहब को समझाया था
और किताब ला करके उनको दिया था, उन्होंने पढ़ा और पढ़ करके हमसे कहा कि ओम प्रकाश जी, नेताजी आपने वो चीज मुझे दिया, आज मेरी आंख खुल गई, आप क्यों नहीं बोलते हो? हम कहे इसी नाते मैं नहीं बोलता हूँ, चाणक्य की नीति करती है जिसको खत्म करना हो उसका नाम लेना बंद कर दो, अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ साथी सोचते हैं कि ओम प्रकाश का हम नाम लेके नेता के लिए अच्छी बात कर लो, लेकिन इतना कहूंगा कि आज राम जी मेजर जी के सपने को साकार करने के लिए उन्हीं से सीखिए। उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर जो प्रकाश हमारे साथियों ने डाला है, हम उसी से सीख लेकर के आगे बढ़े। और भारतीय समाज पार्टी के लोगों से कहना चाहूंगा कि देखो, जस जस भीगे कांवड़ी तस तस गड़बड़ हो। अभी मैं आजमगढ़ में 7-8 महीने से रह रहा हूं। आजमगढ़ में जब जाता हूं, जानते हैं क्यों जाता हूं? हम ऐसा निशाना बना रहे हैं कि पूरे देश में चर्चा है। अगर नाम आता है करौलिया का तो पूरे देश में चर्चा है। इस समय दिल्ली वाले हमसे पूछते कि करौलिया क्यों जाते हो, लखनऊ वाले पूछते कि आप करौलिया रहते हो, हमके लखनऊ मीटिंग करते हैं, करौलिया खाना खाते हैं। कहते हैं खाना यहाँ नहीं मिलता, हमको नहीं, यहाँ नहीं मिलता। भाई दुश्मन के सीने पर जब चढ़े रहेंगे राजनीति में, तभी ना डर रहेगा। तो एक राजनीति अपनी जगह है, निश्चित है। कोई कहता है कि राजनीति की देन है कि आज हम लोग कपड़ा पहन के चल रहे हैं, राजनीति की देन है कि आज हम लोग पानी पी रहे हैं, राजनीति की देन है कि आज हम अच्छा भोजन कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं कहता हूं खुल के राजनीति करो, खुल के राजनीति करो, खुद के नहीं। आप सीखो, ओम प्रकाश राजभर से सीखो। जो कहना होता मुख पर कह देता है, चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे, खुल के बोलता हूं। इस नाते आज देश में अगर मैं तमिलनाडु के एयरपोर्ट पर उतरता हूं तो 10 लोग फोटो खिंचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि चाहिए यूपी वाला नेता। खाली यही सफवा से लोग पहचानते हैं, हम नहीं तो क्या पहचानते। जो जाके जो कुछ चढ़ाए रहते हैं तो जो देखकर समझ जाते हैं कि यह है नेतवा। बहुत से लोग, बता सकूं आपको कि प्रदेश में ऐसे ऐसे लोग हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मेजर साहब की बात पे मैं कह रहा हूं। उन्होंने कहा, जब हम लोग एमएलए नहीं हुए 2012 चुनाव हारने के बाद, उन्होंने कहा कि नेताजी कुल गरियावत रखो, जीत न पावल जाए, हमके घबरा मत। ये और तेजी से बढ़त है, हम लोग और तेजी से बढ़त है। आने वाला दिन देखिएगा आप, जब सत्ता में जाएंगे तो और गरिए, अभी आप मत घबराइए। और स्थिति आज आपको बता दूं साथी, मेजर साहब की बात मुझे वो याद आती है। उन्होंने कहा था कि नेताजी, हॉस्पिटल में जब मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा कि नेताजी तबीयत तो मेरी हॉस्पिटल में हूं, कोरोना है, बचूंगा कि नहीं बचूंगा, लेकिन आंदोलन को रुकने मत देना, ये मैं आपसे कह रहा हूं। मैं उनकी बात को गंभीरता से लेकर के मैंने प्रण किया कि दुनिया एक तरफ होगी, ओम प्रकाश राजभर अकेले आंदोलन को बढ़ाने का भी काम जरूरत पड़ेगी तो करूंगा। इस नाते साथियों, आज मेजर साहब के श्रद्धांजलि के अवसर पर, पुण्यतिथि के अवसर पर इधर आप लोग आए, आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करते हुए, खासतौर से भाई अपने जो हमारे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के साथी आए हैं, उनका लगाव मेजर साहब से रहा है, वो लोग आए हैं, उनका दिल से स्वागत है। मैं तो जब आता हूं तब याद रहता है विश्राम भाई को। तो और भारतीय समाज पार्टी के लोग बखूबी उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को जानते हैं। उनके साथ रहने का मौका भी सबको मिला, बातचीत करने का। ये है कि मेजर साहब बहुत खरा बोलते थे। कुछ लोग जब नाराज होते थे तो हमसे कहते थे कि वो नाराज हो गया है, हमको जानने दीजिए, हम समझा लेंगे। जब उनको हम फोन करके समझाते थे, कहा हमसे भाई देखो मलिस्ट्री के आदमी है ना, वो डू और डाई वाले हैं कि अगर उन्होंने कह दिया तो उसको करो, फायर तो फायर, ये मत सोचो कि गोली भरे हम, तो नाराज मत होइए।
तो फिर जब वो व्यक्ति फोन करता था तो मेजर साहब उनको फोन करते थे, क्योंकि डटले रही है तो फिर फोन के लिए समझे कैसे थे, हमके वो समझ गए थे फोन के लिए समझ नहीं, डटले सही रहना। तो साथी कहने का तात्पर्य कि देखिए हम आप सब लोग मिलकर के किसी न किसी दल में राजनीति कर रहे हैं, किसी न किसी मोड़ पर हम सब लोग मिलते रहते हैं, और राजनीति में जो बड़े नेता हैं वो क्या करते हैं हम जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं। छोटे नेता गांव में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, लेकिन वहां नेता बैठ करके मंच पर रसमलाई काटते हैं। वहां एक मंच पर आपको बता दूं, चाहे मायावती जी हो, सोनिया जी हो, अखिलेश जी हो, चाहे आपके मोदी जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, आपने देखा होगा फोटो सोशल मीडिया पे देखते होंगे, ये नेता जाते हैं बैठ के कुछ चाप लेते हैं फिर चल देते हैं। और हम लोग यहाँ जो रहता है विश्राम भाई खबरदार, शादी किया था खबरदार, सुशीला जी तब तक खबरदार भाई। तो ठीक है वो अपना अपने अपनी पार्टी के लिए, लेकिन एक जो सोच और विचार मेजर साहब की थी, हमको आपको उनके सोच और विचार को जो उन्होंने व्यवहार सबके साथ पेश किया, हम एक दूसरे को व्यवहार प्रस्तुत करके एक साथ मिल के रहें, अपने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएं। और उनका जो मंशा था कि भारतीय समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष है, पार्टी आगे बढ़े। मैं आपको बता रहा हूं कि तारिक भाई ने कहा कि पूर्वांचल सुलग रहा है, प्रदेश सुलग रहा है बंटवारे को लेकर, चाहे वो आज हो चाहे कल हो, 5 साल में हो, 10 साल में हो, उत्तर प्रदेश का बंटवारा एक दिन जरूर होकर के रहेगा, देख लीजिएगा। ये बात मैं आज आपके सामने क्यों कह रहा हूं, चर्चा सदन में शुरू हुई, प्रस्ताव बसपा ने भेजा था, भारत सरकार को प्रस्ताव गया, भारत सरकार भी बहुत उलझन में है कि बहुत बड़ा प्रदेश है, हम लोग इसको बांट दिया जाए, छोटा छोटा कर दिया जाए, तो अंदर अंदर लोग सुलग रहे हैं। याद है जब मेजर साहब सामने चर्चा किया था कि गिनती हो जाए जातियों की, तो उन्होंने कहा कि संभव है, हमके संभव है। और आज चाहे विपक्ष के दबाव में, चाहे सत्ता अपने मन से, मोदी जी ने जातिवार जनगणना कराने का ऐलान कर दिया, काम भी शुरू हो गया है। हम लोग 22-24 साल पहले से शुरू किए कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए, तो हम धरती पर चिल्लाते हैं तो खबर जाती है वहां लखनऊ दिल्ली, वो भी सूचना हो गई। महिला विधेयक आज 30 साल से झगड़ा हो रहा है कि जल्दी लागू हो, जल्दी लागू हो, वो भी गुनगुना रहा है, एक दिन वो भी लागू होकर के ही रहेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निश्चित है। तो चीजें जो होनी है, हमारे कुछ साथियों ने कहा इसी नाते जातिवार जनगणना हो रही है कि बहुत सी जातियां जिनको कोई जानता भी नहीं। अगर हम बात करें कचेर की तो हमारे यहाँ नहीं पाए जाते, अगर हम बात करें बंजारा की, अगर हम बात करें आरा करबंसी की तो नहीं पाई जाती, लेकिन बड़ी आबादी इनकी है। पश्चिम के इलाके में, हमारे पूर्वांचल के इलाके में बड़ी आबादी, गोरखपुर में पूरा कचेर 20,000 25,000 एकड़ विधानसभा में है, लेकिन कोई जानता नहीं। वनवासी बड़ी संख्या में है, लेकिन जानते हैं लोग क्योंकि उनका कारोबार था पत्थर वाला, इस नाते सब लोग जानते हैं, लेकिन संख्या नहीं जानते। तो इस नाते जातिवार जनगणना का होना भी जरूरी है, ताकि उनको भी मालूम हो कि हम भी देश में हैं। तो अगर शिक्षा का अधिकार है तो उनके यहाँ तक भी पहुंचे, उनके बच्चे भी वहां तक जाए, जो सरकार की व्यवस्था है उसका लाभ उठाने। साथियों, इसी बात को कहते हुए पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मेजर साहब की पुण्यतिथि पर पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।